हाँ जी दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो शुरू करते हैं। हमारा जो मॉडल पेपर है सुबह 9 बजे रहता है, आप सभी को पता है। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 से 50 प्रश्नों के बीच में कवर करेंगे दोस्तों। इसमें देखो राजस्थान जीके के, साइंस के, भारत सामान्य ज्ञान के और भी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शामिल रहने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी छोटी सी कि क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे आप लोग। और ये जो मैं लेकर आ रहा हूँ ये आप सभी की डिमांड पर ही लेकर आ रहा हूँ, आपके कहने के अकॉर्डिंग कि सर ऐसा पेपर लाइए, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होगा आपका। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब जो है प्रारंभ की गई थी? ऐसे में आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 फरवरी 2019 को ये राजस्थान युवा संबल योजना शुरुआत की गई थी दोस्तों। जो कि किसके स्थान पर की थी ये याद रखना। उस योजना का नाम था अक्षत कौशल योजना। अक्षत कौशल योजना, उसके स्थान पर इसका निर्माण किया गया था, इसका मुख्यमंत्री युवा संबल का। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस परियोजना का संबंध झालावाड़ जिले से नहीं है? देखो दोस्तों, झालावाड़ जिले से किस परियोजना का संबंध नहीं है? देखो, चापी है, छोली है, भीमसागर है। जबकि ये जो आपका है ना ओरई बांध जो है ना, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? याद रखना, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। नौहर साहबा लिफ्ट नहर परियोजना से निम्न में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता? ऐसे सवाल आपको बहुत कंफ्यूजन करते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, श्री गंगानगर को ये लाभ नहीं मिलता, नौहर साहबा का। हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू को जरूर मिलता है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इसका अब नया नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हो गया है, जो कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर को लाभ मिलता है इसका। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करें तो असुमेलित को पहचानना है। थेवाकला प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा जयपुर का दे रखा है, क्या सही है? सर ये जो है ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कागजी टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। तो याद रखना, कागजी अलवर का है। मिट्टी के खिलौने मोलेला राजसमंद के प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। दरिया जो है हाकला गांव की प्रसिद्ध है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित आपको करना है। पर्वत चोटी की ऊंचाई और उससे संबंधित जो है, देखो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, धौलागिरी की कितनी, अन्नपूर्णा कितनी है और नंदा देवी की कितनी है। तो ऐसे में आप सभी को ध्यानपूर्वक जो है आंसर देना होता है। नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? देखो ऐसे में सवाल का जो है आपको समय भी लगता ज़रूर है। देखो कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा आपका 8,598 है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें धौलागिरी की, तो धौलागिरी 8,172 है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद में आएगा 1, उसके बाद में अन्नपूर्णा की बात करें होगा 7,817 यानी 3 हो जाएगा। नंदा देवी 8,078 यानी 4 हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, 2, 1, 3, 4। तो दोस्तों ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। हाँ सर, चलो अगला सवाल देखो। 72 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट का भाग नहीं है? निम्नलिखित पहाड़ियों में से पूर्वी घाट का भाग नहीं है तो दोस्तों नल्लामलाई पूर्वी घाट का भाग है, वेलिकोंडा है, शेवरॉय है, लेकिन नीलगिरी यहाँ का भाग नहीं है। नीलगिरी जो है आपके तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक ये विस्तृत है, पश्चिमी घाट में होता है ये। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? देखिए दोस्तों, जो पालघाट दर्रा है ये किस पहाड़ियों के मध्य स्थित है? राइट आंसर 73 का क्या हो जाएगा? नीलगिरी अन्नामलाई के मध्य है पालघाट दर्रा, याद रखिएगा। पालघाट दर्रा, नीलगिरी, अन्नामलाई। पालघाट दर्रा कहाँ पर है? नीलगिरी और अन्नामलाई। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलवायु प्रकार और क्षेत्र दे रखा है, AS, BW, HW, DFC और CWG। तो देखिए सीधी सी बात है, ये आसान सा सवाल है। और देखो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो ऑप्शन ए जो है वो तो आपका सुमेलित है। ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये भी आपका सुमेलित है। DFC जो दे रखा है ना कि भाई DFC यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है, जबकि ये नहीं है। DFC दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के भाग को DFC के श्रेणी में रखा गया। CWG गंगा का मैदान है। जो सुमेलित नहीं था वो ऑप्शन सी था। अगला सवाल देखिए, गंगा का प्रवाह क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में है? दोस्तों गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है ना भारत के 5 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 5 में है। शुरुआत होती है उत्तराखंड से,
है ना। उत्तराखंड से शुरुआत होती है दोस्तों और पश्चिम बंगाल तक ये रहता है, बीच में जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, ये भी आते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन नर्मदा नदी के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, देखिए इस पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है एमपी में, ओरसंग नर्मदा के बाएं तट से मिलने वाली नदी है, ये गलत है दोस्तों। ओरसंग जो है ना ये बाएं से नहीं बल्कि दाएं तट से मिलती है। अगर आपको तीनों का पता था तो फिर आप ऑप्शन डी को कर सकते थे बिल्कुल निश्चिंत होकर। अगला सवाल नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। देखो कुनो है, बांधवगढ़ है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन रुद्रसागर झील राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है। बोले सर ये जो है देखो संजय जो है संजय महाराष्ट्र में है दोस्तों, है ना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, रुद्रसागर झील ये भी यहीं पर है। तो याद रखना, संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में है, संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एमपी में है, याद रखना। और सिर्फ संजय गांधी की बात करें तो वो एमएच में है, याद रखना। यहाँ पर दो कन्फ्यूजन रहते हैं, संजय गांधी एमएच में है, संजय राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ वो है एमपी में है। अगला सवाल है, कल्याण सोना राज 3077 व अर्जुन किस फसल की प्रमुख नस्ल है। तो आपको याद रखना ये गेहूं की प्रमुख नस्ल है दोस्तों, किसकी है, गेहूं की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है अलोह धातुओं को दर्शाता है, यानी कि राइट आंसर आप सभी का होगा तांबा, टिन, एल्यूमिनियम और जिंक, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कराए ना, हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किससे संबंधित, यानी कि जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ है ना ये किससे संबंधित है, आपसे सवाल किया जा रहा है दोस्तों। ये कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक है, और लोह अयस्क खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी फिलहाल का लॉक होगा। और अगला सवाल है, सुमिलित आपको करना है, नाभि की ऊर्जा केंद्र और स्थान दे रखा है। देखो बात ऐसी है, रावतभाटा आपका राजस्थान में है तो क्लियरली ऑप्शन 1 सभी में आ रहा है। काकरापार जो है दोस्तों ये आपका गुजरात में है, तो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा। कैसे, अब बात करें जैतापुर की और नरोरा की, तो जैतापुर आपका महाराष्ट्र है दोस्तों और नरोरा आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखना, ठीक है। जैतापुर जो परमाणु रिएक्टर है ना ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखो नहीं है, ऐसे सवालों पर थोड़ा सा अच्छे से इतना मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए कि ऐसे सवाल हमारे गलत कभी नहीं हो पढ़ने के अकॉर्डिंग, है ना। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला और बायोगैस। तो देखिए परंपरागत अगर पूछा है ना आपको तो परंपरागत में हम लोग कोयला को लॉक कर दें या फिर बायोगैस को। सर देखो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की बात करें तो देखो सौर ऊर्जा है जैसे, है ना, और पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, तो इसमें ये आपका बायोगैस हो जाएगा, बायोगैस भी इसमें आता है, ठीक है। बाकी ये परंपरागत है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है ना, हाँ। और इसके साथ साथ में खनिज जैसे है, चारकोल आते हैं। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इटली के सहयोग से की गई, ठीक है। किसके सहयोग से, इटली के सहयोग से। अगला सवाल है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू हुआ था, ये बताना है आपको। नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना, ये भारत की बात हो रही है। राजस्थान की बात हो तो आप लोग कर लेते, ब्यावर में सर हुआ था और 1889 में हुआ था। दामोदर दास जो राठी थे, दामोदर दास राठी पोखरण से जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और दूसरा भी यहाँ पर यहीं पर हुआ था एडवर्ड मिल्स के नाम से ब्यावर में। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इसकी भारत के लेवल की, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लॉस्टर में, यानी ऑप्शन सी आप सभी का फिलहाल के लिए लॉक हो जाएगा, ठीक है। प्रथम सूती वस्त्र कारखाना 1818 की बात हो रही है तो ये कलकत्ता के मतलब पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में ग्लॉस्टर में हुआ था। देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, ये आपका हो गया सूती वस्त्र कारखाना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा जोन कहाँ पर है,
है ना। अगर अब ठीक से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिए पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इन सब का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? देखा जाए तो आपका राइट आंसर जो है तो ऑप्शन देखो बी और सी दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप कोई सा भी कर लो। ठीक है सर, कैसे? देखो अगर बात करें पूर्व मध्य रेलवे, तो पूर्व मध्य रेलवे आपका हाजीपुर है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे। और मध्य रेलवे की बात करें तो आपका मध्य रेलवे जो पड़ता है मुंबई में पड़ता है। और दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें, दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो ये आपका सिकंदराबाद में पड़ता है। और ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो बिलासपुर में। तो ऐसे में आप बी या सी दोनों में से किसी को भी कर लो, सेम ऑप्शन में है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि भाई राजसमंद झील का निर्माण किस लिए करवाया था? अकाल राहत कार्य के लिए, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए, बाढ़ राहत कार्य के लिए। तो देखो अगर सीधी सी बात करें तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य जो था ना वो तो अकाल राहत कार्य के लिए ही था। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। देखो दोस्तों अगर बात करें, इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने। ठीक है, राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। कहाँ पर करवाया? राजसमंद में ही करवाया था, याद रखना। और अगर बात करें ना कि भाई किस नदी को रोक कर करवाया, तो गोमती नदी को रोक कर करवाया था। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा जो है ना शिलालेख रखा हुआ है। अब्रक की ईंट और चादर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? अब्रक की ईंट और चादर बनाने का कारखाना कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा को लॉक कर देंगे, ऑप्शन सी को। और अगला सवाल नोह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? देखिए दोस्तों नोह सभ्यता जो है बाणगंगा को करें या फिर रूपारेल को करें, बी या फिर सी, इनमें से सी या फिर बी कौन से को लॉक करें? सर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, रूपारेल नदी की बात करें उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती जो कि अलवर से, और ये रूपारेल नदी भरतपुर में भी बहती है दोस्तों। और नोह सभ्यता आपकी भरतपुर में ही स्थित है, याद रखना। ठीक है, ओके सर। और बाणगंगा नदी भी भरतपुर की साइड जाती है, जैसे जयपुर से निकलती है, दौसा से होती हुई भरतपुर जाती है। बट इसके किनारे जो है बाणगंगा के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? वो हुई थी आपकी बैराट सभ्यता, या फिर विराट भी बोल सकते हो आप। और साबी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो वो हुई थी जोधपुर आपके जयपुर में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल था। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से सत्य कथन जो है ना, इनमें से काष्ठ कला के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। प्रभात सुथार ने सर्वप्रथम लकड़ी के गणगौर का निर्माण किया। इनमें से सत्य कथन आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी को लॉक करेंगे, केवल बी को लॉक करेंगे। ठीक है, राजस्थान में जो काष्ठ कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये उसकी है बस्सी की प्रसिद्ध है। और बस्सी कौन सा? जयपुर वाला नहीं, बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला, याद रखना। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि पाइथन पॉइंट के नाम से किसे जाना जाता है? ये सवाल काफ़ी जनों के लिए पहला होगा कि ऐसा सवाल आपने पढ़ा भी नहीं होगा। पाइथन पॉइंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों केवलादेव घनापक्षी विहार को जाना जाता है, याद रखना। यहाँ पर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर भी यहाँ पर स्थित है। और ये जो है ना अपना रामसर स्थल भी है, जो कि 1981 में बन गया था रामसर स्थल, यहाँ पर याद रखना। वेटलैंड भूमि जैसे कहते हैं, राजस्थान की 2 वेटलैंड भूमि है, एक तो सांबर है और एक है जो ये है आपका केवलादेव घनापक्षी विहार। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्रथम कृषि नीति कब घोषित की गई? देखिए दोस्तों 91 का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान की पहली कृषि नीति जो है ना जून 2013 में घोषित हुई थी। कब हुई थी? जून 2013 में घोषित हुई थी, याद रखिएगा। शानदार सवाल था। और अगला सवाल देखो, पशु गणना प्रत्येक कितने वर्षों में की जाती है? देखिए दोस्तों इससे आसान कोई सवाल हो नहीं सकता। पशु गणना प्रत्येक कितने वर्षों बाद की जाती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? तो याद रखना ये प्रत्येक जो है ना 5 वर्ष के बाद में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती? तो राजस्व विभाग के द्वारा, जो कि अजमेर में स्थित है राजस्व मंडल, इसके द्वारा इसकी जो है गणना की जाती है पशुओं की। अगला सवाल देखो दोस्तों, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में कौन सहयोगी है? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में कौन सहयोगी है? 93 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक को लॉक करेंगे। ये बड़ा शानदार सवाल है। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सही है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? देखिए दोस्तों 94 की बात करें तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? बायोमास नीति 26 जनवरी 2010 को घोषित की गई। हाड़ौती में पहला बायोमास संयंत्र रंगपुर कोटा में स्थापित किया गया।
तो इनमें से सत्य कथन आपको चुनना है। बोले सर सत्य कथन तो केवल एक ही है, आड़ोती में पहला बायोमास संयंत्र रंगपुर कोटा में स्थापित किया। बायोमास नीति 2010 में लागू नहीं की थी, सॉरी 2010 में ही लागू की थी, लेकिन डेट दे रखा है ना आपको, तो 26 फरवरी होगा, यहाँ पे जनवरी नहीं होगा। 26 फरवरी 2010 को ये बायोमास नीति लागू की गई। दोस्तों नीतियों की मैं आपको अलग से एक क्लास जरूर देने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल है, राजस्थान में सैनिक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित हुआ? राजस्थान में सैनिक हवाई अड्डा स्थापित हुआ सूरतगढ़ में, उत्तरलाई में, नाल में या उपरोक्त सभी। देखिए तो राइट आंसर किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को। ठीक है, देखो राजस्थान में सैनिक हवाई अड्डा कहाँ स्थापित है? सूरतगढ़ में भी है, नाल में भी है, उत्तरलाई में भी है, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नाल कहाँ पर है? बीकानेर में है। सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर में। उत्तरलाई कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, और एक फलोदी में भी है, फलोदी जो है ना जोधपुर, फलोदी में भी है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा जा रहा है, सावित्री माता मंदिर रोपवे कहाँ पर विकसित किया गया? देखिए दोस्तों सावित्री माता रोपवे जो है ना ये कहाँ पर विकसित किया गया? ये पुष्कर में विकसित किया गया, यानी अजमेर में। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। ओके, और इससे पहले सबसे पहला जो है ना 2006 में रोपवे बनाया गया था राजस्थान में। कहाँ पर? वो रोपवे बनाया था आपके सुंदा माता क्षेत्र में, सुंदा माता क्षेत्र में। उसके बाद में उदयपुर, मनसा, पूर्णी, करणी माता पे बनाया गया था, और फिर नाहरगढ़, फिर ये है ना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सत्य कथन आपको चुनना है। जैसा कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की संख्या कुल जनसंख्या की 13.48% है दोस्तों। 2011 में करौली का अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 873 है। तो इनमें से सही कथन आपको चुनना, केवल एक, केवल दो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दोनों के दोनों जो है सत्य है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अजमेर संभाग का सबसे छोटा जिला कौन सा है? टोंक है, नागौर तो नहीं हो सकता, अजमेर भी नहीं होगा, है ना, भीलवाड़ा भी नहीं होगा। देखने में टोंक ही दिखेगा, और देखने में भी छोटा, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भी छोटा ही है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, जोधपुर है सबसे बड़ा संभाग, है ना। बिल्कुल सर, सही है, पता है हमें। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, राजस्थान के राज्य खेल बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? 1949, 48, 1950, 1956 को। देखिए दोस्तों 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में दोस्तों अगर बात करें ना, तो ये आपको कई सारी किताबों में 1948 देखने को मिलता है, और ये सवाल ऐसे एक दो बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसी को सही करेंगे, कई सारी किताबों में अलग भी दिया हुआ है, लेकिन एक बार आप इसको सही करेंगे। वैसे मैं आपका इसका जो तथ्य है वो आपको अगली कोई क्लास में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा इसका तथ्य जो है, एक और भी है। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सहकारी जीवाणु कारखाना भरतपुर में दे रखा है, सहकारी कीटनाशक कारखाना झोटवाड़ा जयपुर में दे रखा है। तो दोस्तों इसमें से जो है ना सत्य कथन आपको बताना है कौन सा होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन जो है सी को लॉक करेंगे, यानी कि एक और दो दोनों सही है। सहकारी जीवाणु कारखाना भरतपुर में, सहकारी कीटनाशक कारखाना झोटवाड़ा जो है जयपुर में है, याद रखना। और अगला सवाल मैं आपको दूंगा। अब ये आपका सवाल रहेगा किसका दोस्तों? ये कंप्यूटर का सवाल रहने वाला है, बड़ा शानदार क्वेश्चन होने वाला है ये आपका। अब देखो कंप्यूटर के जो सवाल है ये भी हम कवर करते हैं। एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन कमांड कौन से टैब में होती है? जो इंसर्ट फंक्शन होता है ना, ये एक टैब है। ये जो एक कमांड है कौन से टैब में होती है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला टैब में होती है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। ये देखो एमएस एक्सेल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, ये इंसर्ट फंक्शन की बात है। अगला सवाल है, फंक्शन बराबर फैक्ट 5 का परिणाम क्या होगा? फंक्शंस इक्वल फैक्ट 5 का जो परिणाम होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा? ये इसमें आपको सवाल किया जा रहा है। तो इसमें देखो हम बात करें तो इसका होगा 120, लेकिन इस प्रकार के सवाल जो है ना अपन प्रैक्टिकली करें तो ही जो है आप लोग कर पाते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली जैसे एक दो बार आप देखते हैं ना, उसके बाद ही आपको पता चलता है, तो इसको एक बार आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से सवाल बन रहा है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने में प्रयुक्त पेज को क्या कहते हैं?
पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने में प्रयुक्त पेज को हम लोग स्लाइड कहते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट तो वर्ड के पेज को कहते हैं और इसके पावर पॉइंट के पेज को आप लोग क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं दोस्तों। अच्छा सवाल था, MS पावर पॉइंट में स्लाइड का न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज कितनी होती है? न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज दोस्तों कितनी होती है? आप कहेंगे सर 10 और 400, 10 और 400 कहेंगे। और वर्ड में दोस्तों कितनी होती है जूम साइज अधिकतम 500% होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आप सभी का लॉक। अच्छा सवाल है, याद रखना न्यूनतम जूम 10% होता है। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों याद रखना Ctrl M जो है या Ctrl N जो है सही होगा, या Shift N या Shift M। देखो राइट आंसर आप सभी का होगा, इसमें आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए करेंगे, लेकिन गलत होगा। देखो Ctrl C को आप लोग लॉक करेंगे, Ctrl M की बात करें, सॉरी Ctrl M को करेंगे, Ctrl C नहीं, Ctrl M, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देखो अगर पावर पॉइंट की जब बात आएगी और स्लाइड को नया जोड़ना है आपको तो Ctrl M करोगे। अगर डॉक्यूमेंट में यानी कि किसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे वर्ड की है ना, वर्ड में अगर आपको कुछ नई फाइल खोलनी है तो Ctrl N करेंगे आप, ठीक है। ऐसे में ये याद रखना है आपको। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या, ये जो थे इसके अपने कंप्यूटर के वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए। बाकी दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 3 सवाल हम लोग और पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए ये सवाल आपके लिए रहने वाला है कि भाई 27 अगस्त 2022 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कितने? 5। तो याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 27 अगस्त 2022 की बात है। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को कब जारी किया गया? राजस्थान हस्तशिल्प नीति जो है ये अगस्त महीने में दोस्तों जारी हुई थी, है ना। हाँ सर हुई तो अगस्त महीने में, तो 27 अगस्त 2022 को ये हस्तशिल्प नीति जारी हुई थी। और राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण कब हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूँगा आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, और थोड़ी फास्ट भी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं इनकी सबकी कंप्लीट जो PDF जो है वो मॉडल पेपर फॉर्मेट में मिलेगी, इसके आंसर भी मिलेंगे आपको साथ साथ में, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलेंगे? ये राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। आपको गूगल में जाकर टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, ठीक है। अगर राजस्थान क्लासेज आप लोग टाइप कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही वहाँ पर ये सारी PDF मिल जाएगी सबकी, जो भी मॉडल पेपर है। और भी हमारे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सेट की ही करो और अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो भी आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, शेयर ज़रूर करना दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ शेयर ज़रूर कर लेना। ऑल दी बेस्ट।